हेलो माय डियर फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आपका अपना चैनल एम ऑफ लाइफ में आप लोगों का स्वागत है। और एग्जैक्टली आज मैं आप लोगों को पूरा वन शॉट पढ़ाने वाला हूं केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस का क्लास 10th का। ठीक है, ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th में और इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। और इससे न्यूमेरिकल्स और थ्योरीज तो आते ही हैं बोर्ड में। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, पूरा मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करके और एकदम अच्छे से आपको समझाऊंगा, पूरा क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, राइट। और वो सारे टॉपिक बताऊंगा जो बोर्ड में आते हैं, ठीक, वो सब बताऊंगा, ठीक है, जितने भी आते हैं। तो अब ध्यान सब देखिए। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका चेंज। क्या चेंज? चेंज क्या होता है? एनीथिंग दैट में अंडरगो डिफरेंट लुक। कोई भी चीज अगर उसका लुक डिफरेंट हो गया, कोई भी चीज है उसका लुक जो है वो डिफरेंट दिखाई देने लगा, इसका मतलब उसके अंदर चेंजेस आ गए हैं। तभी कोई भी चीज का लुक क्या हो रहा है? डिफरेंट दिखाई दे रहा है। मान लो कोई सब, मान लीजिए ऐसा है और फिर मैं बाद में आकर देखूं तो इसका इसका ये डिफरेंट तरीके से दिखाई दे रहा है, इसका लुक चेंज हो गया है, इसका लुक ही बदल गया पूरा, तो वही एक चेंज कहलाता है। मतलब डिफरेंट तरह से दिखाई देने लगा मुझे, इसका मतलब ये चेंज हुआ है, उसी को चेंज बोलते हैं अपन। यानी किस कोई भी चीज है उसका लुक चेंज हो जाए, लुक बदल जाए उसका, वही चेंज होता है। ठीक, वही लिखा है एनीथिंग दैट में अंडरगो डिफरेंट लुक। कोई भी चीज डिफरेंट तरीके से दिखाई देने लगे तो उसका क्या होता है? वही चेंज कहलाता है। जैसे कंपोजिशन, कलर चेंज हो जाना। मान लो कलर का चेंज होना, रिएक्शन होते हैं तो उसमें कलर चेंज होते ही हैं। कंपोजिशन, पोजीशन, साइज चेंज हो जाना, शेप चेंज हो जाना, ये सब क्या है? चेंज ही तो है। ड्यू टू सम फैक्टर इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर का कारण ऐसा होता है। ठीक, अब देखिए टाइप ऑफ चेंज क्या होते हैं। चेंज नहीं पूछता आपने, डायरेक्ट पूछेगा बोर्ड में। टाइप ऑफ चेंज, टाइप ऑफ चेंज कितने होते हैं? दो होते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। सबसे पहले बात करता हूँ फिजिकल चेंज क्या होता है। एक ऐसा चेंज, देखिए क्या, चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फाउंड, जिसमें नया सब्सटेंस नहीं बनता है, उसे बोलते हैं अपन फिजिकल चेंज। ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है उसे फिजिकल चेंज बोलते हैं। एग्जांपल, बॉइलिंग। वाटर को आप बॉयल करो तो भाई वाटर ही तो रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि वो रसगुल्ला बन जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना, बॉइलिंग हो गया। मेल्टिंग, किसी लोहे आयरन किसी चीज को आप मेल्ट कर रहे हो तो भाई मेल्ट करो तो पिघले तो लोहा तो रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि वाटर बन जाएगा। ठीक, उसी तरह फ्रीजिंग, मिक्सिंग सैंड एंड वाटर, फिर डिसॉल्विंग शुगर एंड वाटर एंड ब्रेकिंग अ ग्लास, ग्लास का टूटना, ये सब के सब किसके एग्जांपल? आपका फिजिकल चेंज का। अब आइए केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फाउंड आर कॉल्ड केमिकल चेंज। ऐसा चेंज जिसमें नया सब्सटेंस बन जाता है। जैसे मान लीजिए बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को आप जला दो, राख बन जाएगा, नया सब्सटेंस बन गया ना भाई राख। अब पेपर थोड़े है, वो पेपर नहीं है। मान लीजिए कुकिंग फूड, चावल लाइए और उसको पका दीजिए, चावल को जब बना देते हैं तो खाने लायक हो जाता है, फिर वो चावल की तरह थोड़ी दिखाई देता है, वो खाने वाला चावल बन गया। ठीक ना भाई, तो वही तुम्हारा कुकिंग, कोई भी खाना बना लो भाई तो बन गया, तो जो रिएक्शन हुआ बनने के बाद अब वो क्या हुआ? पहले की तरह नहीं रहा ना। जैसे मान लीजिए चावल है, चावल कैसे होता है? धान से चावल बनता है, फिर उस चावल को अपन पका देते हैं, पकाने के बाद क्या होता है? वो क्या हुआ? फिर वो चावल की तरह रहता है क्या? नहीं, वो खाने वाला चावल हो गया, राइट। तो उसी तरह वो आपका चेंज कौन सा चेंज होगा? केमिकल चेंज होगा। मान लीजिए दूध ले लीजिए, दूध में दही डाल दिए थोड़ा सा, फिर दही क्या, सॉरी जोरन जिसको बोलते हैं अपन, और दही डालने के बाद क्या होता है? सुबह में जब जगेंगे तो देखते हैं अरे भाई पूरा का पूरा दूध दही बन गया है। तो दही का बन जाना, दूध से दही का बनना, ये क्या है आपका? ये भी आपका केमिकल चेंज है, राइट। बहुत सारे केमिकल चेंज लिख सकते हैं। जैसे एसिड और बेस दोनों को आप मिक्स कर दीजिए तो साल्ट और वाटर बन जाता है। ठीक, तो बताइए रिएक्शन के बाद क्या बन गया? साल्ट वाटर बन गया, एसिड बेस रहा क्या? नहीं। तो ये सब किस में आते हैं? आपका केमिकल चेंज में आते हैं। वैसे दुनिया के जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं सब केमिकल चेंज में आते हैं, राइट। तो ये रहा आपका फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज के एग्जाम्पल्स एंड डेफिनेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए माय डियर फ्रेंड, अब माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं एग्जैक्टली केमिकल रिएक्शन का, टॉपिक नंबर 2। अब ये टॉपिक नंबर आपका डी है, ठीक है। अब ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बोर्ड में आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो कैसे बताएंगे? देखिए, अ केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज, यानी केमिकल रिएक्शन एक चेंज भाई, चेंज जो अभी पढ़ाया था मैंने। केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज इन विच, जिसमें क्या होता है? वन और मोर सब्सटेंस और रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। यानी केमिकल रिएक्शन एक चेंज है जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके नया सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक, उसी को बोलते हैं अपन केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? केमिकल। वाह क्या बात है, मतलब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट कर सब्सटेंस रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे और नया सब्सटेंस बना लेंगे, इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। देखिए वही तो लिखा हूँ, हाँ, विद इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी, और उनकी प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी। मान लीजिए सोडियम था, सोडियम का रिएक्शन में वाटर के साथ कर दूं, मतलब पानी में सोडियम को मैं डाल दूं
यानी सोडियम मेटल को पानी में डालूं तो क्या होगा, तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और उसमें से पॉप साउंड की तरह H2 गैस निकलेगा भाई, रिलीज होगी H2 गैस, रिलीज होगी H2 गैस। यानी जब सोडियम को पानी में डालते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और H2 गैस बाहर रिलीज होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं अपन बेस, राइट, ये बेस है। अब देखिए ये जो बना ना भाई, इसे बोलते हैं अपन प्रोडक्ट, और जो रिएक्ट कर रहा है ना इसे बोलते हैं रिएक्टेंट। अब आता है कि व्हाट इज रिएक्टेंट, व्हाट इज प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रिएक्टेंट। जो रिएक्ट करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, जो रिएक्ट करने वाले सब्सटेंस हैं, उसे रिएक्टेंट बोलते हैं। और इनसे जो बन चुका है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट, यानी फॉर्म्ड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड प्रोडक्ट। जो बन चुका है प्रोडक्ट, जो बन चुका है, फॉर्म हो चुका है, उसे बोलते हैं प्रोडक्ट, राइट। यानी ये रिएक्टेंट हुआ, ये आपका प्रोडक्ट हुआ, और ये रहा आपका केमिकल रिएक्शन, इसका ये एग्जांपल है, राइट। फिर नेक्स्ट टॉपिक, चलिए माय डियर, अब बात करते हैं टॉपिक नंबर थर्ड। टॉपिक नंबर थर्ड क्या आपका, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, इससे रिलेट करके बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं और हर साल आते भी हैं, इस बार भी आ सकते हैं, तो ध्यान से देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ, इस पूरे टॉपिक को क्लियर करूंगा, आप ध्यान से बस देखिए, पूरा क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा है भाई, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक, कितने तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आपके पास 5 उसके तरीके हैं। यू हैव 5 आइडियाज आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट इज चेंज इन स्टेट। पहला आपका है आइडेंटिफिकेशन का जो रूल है फर्स्ट, वो है आपका चेंज इन स्टेट, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए चेंज इन स्टेट से पता कर लेते हैं। चेंज इन स्टेट मतलब क्या, मान लीजिए रिएक्शन हो रहा है NH3 का HCl के साथ। NH3 आपका गैस है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए NH3 है, ठीक, ये आपका गैस है। HCl भी आपका क्या है, गैस। अब जब ये रिएक्शन करेगा ना तो NH4Cl बनाएगा और ये हो गया सॉलिड। तो आप क्या देख रहे हैं, ये दोनों गैस था, बन गया सॉलिड। तो ये सॉलिड और गैस ये सब है क्या, ये आपका फिजिकल स्टेट है भाई, फिजिकल स्टेट, राइट। तो एक तो हो गया चेंज इन स्टेट, इसके द्वारा हम पता कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड सेकेंड चेंज इन कलर, कलर चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग पता करेंगे, अभी इनका भी एग्जाम्पल लिखवाऊंगा। थर्ड इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस कौन सा रिलीज हो रहा है, इसके द्वारा हम पता कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के चेंज होने पे इसको भी पता कर पाएंगे, इसका भी रिएक्शन भी लिखाऊंगा। फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, पीपीटी जिसको बोलते हैं, कि पीपीटी जिसमें बनेगा उसको हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पीपीटी बनेगा तो उससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं केमिकल रिएक्शंस को। यानी इतने हैं 5, आप में पूछा जाता है ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो आपको पूरा ये पढ़ना पड़ेगा, एकदम ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये टॉपिक पूरा अगर क्लियर आप पढ़ लेते हैं, देन यू कैन इजीली सॉल्व एवरी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक, राइट, ओके। यानी चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। चलिए इतना लिखिए, फिर इसके एक एक करके मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं अपन, अभी मैंने बताया आप लोगों को कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, ठीक। अब उसमें मैंने 5 मेथड बताया कि 5 मेथड से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन को। अब वो पांचों मेथड के एग्जांपल्स हैं और एग्जांपल ही आपको बोर्ड में लिखना होता है। इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर यू एंड फॉर योर एग्जाम बोर्ड, राइट। अब देखिए इसमें 5 पॉइंट में यहाँ लिख चुका हूँ और मैं 5 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट पूरा क्लियर हो जाएगा। चेंज इन स्टेट की बात की जाए तो ये आप रिएक्शन याद कर लीजिएगा, राइट। रिएक्शन क्या है, अमोनिया गैस HCl गैस रिएक्शन करेगा तो NH4Cl जिसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, और कई बार ये कंपटीशन में पूछता है अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला पूछ देता है, फार्मूला NH4Cl, कितना इजी है भाई। तो देखिए ये दोनों गैस स्टेट में है और बन गया सॉलिड स्टेट, तो आप ऐसे दिखा सकते हैं चेंज इन स्टेट का। नेक्स्ट आपका चेंज इन कलर, अब चेंज इन कलर में ये रिएक्शन दिखा सकते हैं, ये फिक सॉलिड, आयरन, लोहा, समझ लेना, CuSO4 कॉपर सल्फेट इसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, ये ब्लू कलर का होता है। CuSO4 कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का। जब ये दोनों रिएक्शन करें ना, करने के बाद बना लिया FeSO4 फेरस सल्फेट जो पेल ग्रीन कलर का होता है, राइट, और कॉपर सॉलिड बन गया, तो इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब इवोल्यूशन ऑफ गैस के भी एग्जांपल्स देख लीजिए। जिंक मतलब गैस का रिलीज होना, ठीक। अब देखिए जिंक की रिएक्शन H2SO4 से कराएंगे, जिंक हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है, ठीक, आगे बताने वाला हूँ। अब हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स है तो ये H2 को
डिस्प्लेस कर देगा और खुद यहाँ पे चला जाएगा और SO4 के साथ अटैच होकर ZnSO4 बना लेगा, राइट, क्योंकि हाइड्रोजन लो रिएक्टिव एलिमेंट है और जिंक हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, तो इसलिए ZnSO4 बना लेगा और H2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो ये आपका हो गया H2 गैस का इवोल्यूशन ऑफ गैस में आ गया। उसी तरह Na2S का रिएक्शन 2HCl से कराएंगे तो NaCl नमक बन जाएगा और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज हो जाएगी। अब 4 में देख लीजिए चेंज इन टेम्परेचर, इसका भी एग्जांपल मैं पूरा एग्जांपल एक पास दे रहा हूँ, यही सब बोर्ड में आते भी हैं, ऐसे ही आपको लिखना भी होता है। अब देखिए चेंज इन टेम्परेचर, कैल्शियम कार्बोनेट को जब पानी में डालते हैं, हाँ कैल्शियम कार्बोनेट जब पानी में डालेंगे तो CO2 गैस बनेगा, CaOH का ट्वाइस बनेगा और हीट रिलीज करेगा। देखिए इसके मतलब होता है हीट, क्या हीट रिलीज करेगा, राइट। अब नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ PPT, प्रेसिपिटेट का बनना डियर। तो देखिए कॉपर सल्फेट का रिएक्शन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, हाँ कॉपर सल्फेट का रिएक्शन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो सोडियम सल्फेट और CuOH का ट्वाइस बनेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड और ये नीचे PPT में बैठ जाता है। PPT मतलब होता है जो रिएक्शन के बाद जो नीचे बैठ जाता है, नीचे, उसी को बोलते हैं PPT। तो ये आपका PPT बना लेगा। AgNO3 का रिएक्शन NaCl से कराएंगे तो NaNO3 बनेगा और AgCl हमेशा PPT के फॉर्म में होता है तो PPT में फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा, राइट। तो ये आपका रहा PPT वाला। तो इतने हैं पांचों, ये पांचों आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इट्स वेरी इजी इफ यू कैन डू इट, राइट, देन इट इज वेरी इजी। बहुत आसान है, यू आसानी से आप कर सकते हैं। राइट इट एंड प्रैक्टिस इट। फिर बात करते हैं नेक्स्ट में, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है केमिकल इक्वेशन। अब कौन सा टॉपिक है आपके बीच में? केमिकल इक्वेशन। इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड यू नो अबाउट दिस। आप जानते भी कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार बोर्ड में आ भी चुका है, आप देख भी चुके हैं। चलिए बात करते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ये नेक्स्ट टॉपिक है। इसके पहले जो कुछ पढ़ाया ध्यान से देखिएगा, ये भी आपका पूरा क्लियर समझ में आएगा। देखिए केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब कोई भी रिएक्शन हो रहा है, मान लीजिए मैं दो सब्सटेंस ले लिया, दोनों को रिएक्ट कराया और प्रोडक्ट बना दिया, तो जो मैं सब्सटेंस लिया हूँ रिएक्टेंट, उसको और जो बना है प्रोडक्ट उसको अगर मैं सिंबल के साथ लिख दूं और लिख के बता दूं कि ये सब्सटेंस लिया हूँ, इसका सिंबल के साथ रिप्रेजेंटेशन ये है, गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, क्या है, पूरा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के साथ में लिख दूं तो उसे बोलते हैं अपन केमिकल इक्वेशन, राइट। और जो हो रहा है ना प्रोसेस, वो केमिकल रिएक्शन प्रोसेस है। तो इतना समझ के केमिकल रिएक्शन और ये केमिकल इक्वेशन। तो देख लीजिए ध्यान से, वही लिखा हुआ है द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करना केमिकल इक्वेशन कहलाता है, राइट। अब सुनिए, द वर्ड इक्वेशन कैन बी चेंज्ड इनटू केमिकल इक्वेशन बाय राइटिंग सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस इन प्लेस ऑफ देयर नेम। जैसे ये देखिए यहाँ पे CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2 बनाया हूँ ना, CH4 के आगे में गैस या कुछ लिखा हूँ क्या? नहीं। यानी फिजिकल स्टेट को शो किया हूँ क्या? नहीं। जब नहीं किया हूँ तो ये पूरा आपका वर्ड इक्वेशन है, ये एक वर्ड इक्वेशन है। बट अगर मैं इसी को गैस 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 लिक्विड यानी फिजिकल स्टेट शो करके दिखा दूँ, पूरा एकदम सिंपल एंड इसको बैलेंस सब करके दिखाऊँ, तो ये आपका हो गया केमिकल इक्वेशन। तो ये रहा आपका केमिकल इक्वेशन। अच्छा, अगर मैं इसको बैलेंस ना भी करूं तो भी केमिकल इक्वेशन है, लेकिन फिजिकल स्टेट सब शो करके दिखाना होगा, राइट। और जब शो नहीं किए इस तरह लिख देंगे तो इसको बोलेंगे वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन कन्वर्ट इन अ फिजिकल केमिकल इक्वेशन, राइट। तो ये आपका केमिकल इक्वेशन हो गया, ये वर्ड इक्वेशन हो गया, और ये रहा आपका केमिकल इक्वेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, राइट इट एंड प्रैक्टिस इट। चलो माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक, ये है राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक, राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं। बहुत आसान है भाई राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। देखिए इसमें क्या है, केमिकल इक्वेशन शो अ चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो। मतलब कोई भी रिएक्शन लिखते हैं ना भाई, तो रिएक्शन लिखने के बाद रिएक्शन को हम कैसे दिखाते हैं। तो मान लीजिए अभी मैंने बताया था केमिकल इक्वेशन, उसमें कहा था कि सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करना केमिकल इक्वेशन होता है। तो मान लीजिए आप रिप्रेजेंट कर दिए, लेकिन रिएक्टेंट को अलग और प्रोडक्ट को अलग हम कैसे दिखाएंगे। तो इसको दिखाने के लिए कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, बीच में हम एरो लगाते हैं। जो एरो लगाते हैं ना वो इस तरह का एरो होता है। देखिए ये आपका एरो है, ये एरो ही बताता है कि किधर का रिएक्टेंट है और किधर का प्रोडक्ट है। तो जो जिधर जिधर ये वाला साइन बना होता है ना हेड, और ये आपका टेल है, हेड वाला जिधर होता है ना, तो हेड बताता है आपका कि ये प्रोडक्ट साइड है, और जो टेल है ना ये आपका रिएक्टेंट साइड होता है। एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए इसी को मैं उल्टा कर दूं, तो जब मैं उल्टा कर दूंगा ना तो Mg प्लस O2 अगर मैं ऐसे कर दूं MgO, इसके मतलब अब ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट।
यानी इधर ऐसे था ना, तो ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट था, बट अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये रिएक्टेंट हो गया और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट। तो इसका बहुत बड़ा रोल है भाई, बहुत बड़ा रोल है इसका। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें इस एरो का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक। इसीलिए आपको राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन पढ़ाया जाता है और आपको पढ़ना चाहिए, राइट। ओके, और यहाँ पे यही लिखा हूँ, एरो हेड पॉइंट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड शो द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्टेंट। वही बताया मैंने, टेल आपका रिएक्टेंट होता है और हेड आपका प्रोडक्ट होता है। तो लिख लीजिए फिर नेक्स्ट। चलो माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का, ठीक। अब ये आपका टॉपिक है टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, राइट। अब टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन कितने होते हैं, दो टाइप के होते हैं केमिकल इक्वेशन। एक होता है बैलेंस और एक होता है अनबैलेंस। आपने सही सुना, एक होता है बैलेंस और एक होता है अनबैलेंस। इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, एकदम एनर्जी के साथ पढ़िए, पूरा क्लियर, राइट। देखिए मैंने कहा एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड सेकंड इज अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले बात करूंगा मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन कि बैलेंस क्या होता है और अनबैलेंस क्या होता है। तो बैलेंस क्या होता है, इफ नंबर ऑफ रिएक्टेंट एटम इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट एटम। अगर रिएक्टेंट एटम, जितने भी रिएक्टेंट में एटम है वो जितने प्रोडक्ट एटम है उसके इक्वल हैं, इसके मतलब कि आपका रिएक्शन बैलेंस है, इक्वेशन बैलेंस है, केमिकल इक्वेशन, राइट। अगर रिएक्टेंट एटम प्रोडक्ट एटम दोनों डिफरेंट डिफरेंट हैं, मतलब दोनों के दोनों नंबर ऑफ रिएक्टेंट एटम नंबर ऑफ प्रोडक्ट एटम के इक्वल नहीं है, यानी जितना भी रिएक्टेंट में एटम है उतने एटम प्रोडक्ट में अगर नहीं है, ठीक, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का, तो वो आपका क्या है, वो आपका है अनबैलेंस। जैसे एग्जांपल थ्रू समझते हैं, आसान से समझ जाएंगे। देखिए N2 प्लस H2 नाइट्रोजन हाइड्रोजन का रिएक्शन हुआ, अमोनिया बन गया। अब इसमें देखूं मैं तो ये पूरा का पूरा रिएक्टेंट है, समझ रहे हैं ना, पूरा रिएक्टेंट है क्योंकि ये टेल है और ये आपका हेड है। अब इस पूरे रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन कितना है, 2, हाइड्रोजन कितना है, 3 2 6। इस केस में मल्टीपल होता है भाई, मल्टीपल, 3 2 6, यानी हाइड्रोजन 6 है और नाइट्रोजन 2 है, यानी इधर नाइट्रोजन हो गया 2 और हाइड्रोजन हो गया 6। अब इधर देखिए ये जो 2 है ना इसके लिए भी है और 2 इसके लिए भी है भाई, तो 2n यानी नाइट्रोजन भी कितना है 2 और हाइड्रोजन कितना हो गया 2 3 6, हाइड्रोजन आपका 6 हो गया, यानी ये आपका हो गया कौन सा, बैलेंस। यानी जितना रिएक्टेंट है भाई देखो ना उतना ही आपका क्या है, प्रोडक्ट, तो इसे बोलेंगे बैलेंस। अब अनबैलेंस में देखिए, इफ नंबर ऑफ रिएक्टेंट एटम नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट एटम। देखिए इधर देखिए N2, इधर नाइट्रोजन कितना है आपका 2, हाइड्रोजन कितना है आपका 2, लेकिन इधर देखिए नाइट्रोजन कितना है आपका 1 और हाइड्रोजन कितना है आपका 3। बताइए रिएक्टेंट कितना है, अलग है ना, प्रोडक्ट का भी अलग है ना, मतलब ये इधर नाइट्रोजन कितना है 1, इधर नाइट्रोजन कितना है, सॉरी इधर कितना है 2, इधर कितना है 1, तो नाइट्रोजन तो अनबैलेंस हो गया ना। इधर हाइड्रोजन कितना है 2, इधर हाइड्रोजन कितना है 3, तो देखिए अनबैलेंस हो गया ना। इसमें ऐसा नहीं है, नाइट्रोजन इसमें 2 है तो नाइट्रोजन इधर 2 है, इधर हाइड्रोजन 6 है तो इधर हाइड्रोजन 6 है, यानी इधर हर एक एलिमेंट उधर के हर एक एलिमेंट के एटम के इक्वल मतलब है, राइट। तो ये होगा बैलेंस, ये होगा आपका अनबैलेंस। अब कोई भी रिएक्शन आप देख के बता सकते हैं कि कौन रिएक्शन बैलेंस है और कौन सा रिएक्शन अनबैलेंस है। प्लीज रीड इट, प्रैक्टिस इट एंड राइट इन एग्जाम। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, कि कोई भी आपका इक्वेशन अनबैलेंस देगा और कहेगा इसे बैलेंस करो, यानी अनबैलेंस को कैसे हम बैलेंस करेंगे, क्लास 10th में और बोर्ड में कैसे इसको बैलेंस करके हम लिखेंगे ताकि हम अच्छे से अच्छे मार्क्स पा पाएं, ऑब्टेन कर पाएं। तो आइए अपन सॉल्व करते हैं। देखिए आपका ये रिएक्शन है, ठीक, ये जो रिएक्शन दिया है ये अनबैलेंस है कि बैलेंस है, पहले ये चेक कर लेंगे कि बैलेंस है कि अनबैलेंस है, एंड देन अगर अनबैलेंस होगा तो बैलेंस करेंगे, बैलेंस होगा तो कोई बात ही नहीं। चलिए चेक करते हैं। ये आपका पूरा का पूरा रिएक्टेंट है, राइट, ये आपका पूरा प्रोडक्ट है। इसमें नाइट्रोजन कितना है, तो नाइट्रोजन इधर 2, हाइड्रोजन कितना है तो हाइड्रोजन 2, इसमें नाइट्रोजन कितना है 1, इसमें हाइड्रोजन कितना है 3। अब आप देखिए क्या सोच रहे हैं, नाइट्रोजन नंबर ऑफ नाइट्रोजन सेम तो है नहीं, इसका मतलब अनबैलेंस, हाइड्रोजन भी सेम नहीं है, अनबैलेंस, एक भी अगर इक्वल ना होना तो अनबैलेंस भाई, अनबैलेंस। तो देखिए ये अनबैलेंस हो गया, राइट। आप सुनिए अनबैलेंस है तो इसे मुझे करना क्या है, बैलेंस। अब कैसे करेंगे, तो लिख देंगे भाई इतना लिखने के जस्ट बाद। अब इधर 2 2 है, इधर 1 है, इसमें 1 है इसमें 3 है, तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले एक कोई एक एटम के अंदर मल्टीपल कर लीजिए 2 से। क्यों 2 से मल्टीपल किया, क्योंकि 2 से करूँगा 2 1 जा 2, नाइट्रोजन भी इधर 2 इधर भी 2, नाइट्रोजन बैलेंस हो जाएगा। तो पहले मैं नाइट्रोजन बैलेंस कर रहा हूँ। अच्छा इधर तो मल्टीपल किया नहीं तो इसको एज इट इज वैसे ही लिख दूंगा, तो यहाँ लिखूंगा मैं N2 प्लस H2 गिव्स, ये 2 से मल्टीपल कर दूंगा भाई n में, तो नाइट्रोजन यहाँ पे है ना तो इसके आगे 2 से मल्टीपल NH3, राइट। अब फिर अगेन लिखेंगे नाइट्रोजन कितना है इधर 2, हाइड्रोजन कितना है इधर 2, इधर नाइट्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 6, 3 2 जा 6।
अब नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन तो बैलेंस है ही नहीं, तो हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 6 है, तो मैं इसको 6 कैसे बनाऊं? इसको 2 तो बना नहीं सकता, लेकिन इसको 6 बना सकता हूं। कैसे? 3 से मल्टीपल करके, 3 टू जा 6। अब हाइड्रोजन इधर कहाँ है? तो यहाँ पे 3 से मल्टीपल करूंगा भाई, यहाँ पे इसको वैसा ही लिखूंगा मैं, N2 प्लस 3S2 गिव्स 2NH3। अब मैं चेक करूंगा बैलेंस है कि नहीं। तो बताइए नाइट्रोजन कितना हो गया? 2। हाइड्रोजन कितना हो गया? 6। 3 टू जा 6। इधर देखिए नाइट्रोजन कितना हो गया? 2। हाइड्रोजन कितना हो गया? 3 टू जा 6। अब देखिए ये बैलेंस हो गया। और ऐसे ही आपको बैलेंस करना होगा, और ऐसे क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले आप चेक करिएगा बैलेंस है कि नहीं, उसके बाद आप बैलेंस कर लीजिएगा। राइट, तो आप बैलेंस कर लेंगे ना, ऐसे ही आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके राइट, फिर नेक्स्ट। अब उसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड एक लाया हूं, ठीक है। फर्स्ट मैंने बता दिया कैसे बैलेंस करते हैं, अब सेकंड, अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे, ध्यान से देखिए। कह रहा है Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। अब मान लीजिए आप सेकंड क्वेश्चन कैसे बैलेंस करते हैं ये भी बता दे रहा हूँ, फिर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आप आसानी से बैलेंस कर सकते हैं अगर ये दोनों अच्छे से आप पढ़ लेते हैं तो। ठीक, चलिए करते हैं। देखिए Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। सबसे पहले इधर आप लिखेंगे, ये रिएक्टेंट साइड है और ये आपका प्रोडक्ट। पहले इधर लिखिए Fe कितना है बताइए 1, हाइड्रोजन कितना है बताइए 1, 2 कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है बताइए 1। जितने भी एटम होंगे उन सबको लिख लेते हैं, कितने बार है ये भी लिख लेते हैं। राइट, इधर देखिए Fe के सामने Fe कितना है 3, देखिए 3 बार है। अच्छा हाइड्रोजन कितना है इधर देखिए 2 है तो 2, ऑक्सीजन कितना है इधर 4 तो यहाँ 4। अब आप देखिए Fe तो डिफरेंट हो गया ना, इसका मतलब ये क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया ना। इधर देखिए H2 भी H ये सेम है, ये आपका सेम है, हाइड्रोजन तो सेम है, लेकिन आपका F और O सेम नहीं है, यानी कोई एक सेम अगर ना हो तो फिर क्या है आपका अनबैलेंस। अब इसे बैलेंस करना है तो मैं पहले क्या करूंगा, जहां 1 होता है इसमें मल्टीपल करते रहूँ, किससे? यहाँ 3 है ना तो इसमें 3 से मल्टीपल कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे कितना है 3, तो यहाँ भी 3 से कर दूंगा मैं। अब इसको मैं लिखूंगा Fe, इसके आगे लिखूंगा 3, क्योंकि 3 से मल्टीपल किया हूँ, देखो 1 में थे इसके आगे 3, और प्लस H2O गिव्स, इधर कोई चेंज नहीं, Fe3O4 प्लस H2 कोई चेंज नहीं। फिर लिखूंगा Fe कितना हो गया इधर 3, हाइड्रोजन कितना हो गया इधर, तो इधर हो गया आपका 2, ऑक्सीजन कितना हो गया इधर 1। इधर देखिए Fe कितना हो गया 3, हाइड्रोजन कितना हो गया 2, ऑक्सीजन कितना हो गया 4। अब देखिए ये दोनों बैलेंस हो गए भाई, ये दोनों बैलेंस हो गए इधर, लेकिन ये अनबैलेंस है। अब इसमें मल्टीपल कर दूंगा मैं 4 से। अब ये 4 में ऑक्सीजन यहाँ मल्टीपल होगा, 4 से ऑक्सीजन यहीं पे तो है, तो यहाँ मल्टीपल करेंगे 4 से, तो लिखेंगे 3Fe प्लस यहाँ लिखेंगे 4H2O गिव्स, यहाँ लिखेंगे Fe3O4 प्लस H2, क्योंकि इधर तो कोई मल्टीपल किया नहीं। अब अगेन दिखाएंगे एटम, Fe कितना है भाई इधर 3, हाइड्रोजन कितना हो गया इधर 4 दूना 8, ऑक्सीजन कितना हो गया 4। इधर देखिए Fe कितना हो गया 3, हाइड्रोजन कितना हो गया इधर 2, ऑक्सीजन कितना हो गया 4। अब देखिए भाई ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, Fe बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन अनबैलेंस है, अभी भी ये बैलेंस नहीं हुआ पूरा रिएक्शन। अब हाइड्रोजन मल्टीपल कर दीजिए 4 से, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 2 है, 2 4 8। अब फिर अगेन इस रिएक्शन को लिखिए 3Fe, इसको लिख रहा हूँ मैं 3Fe प्लस 4H2O, इधर कोई चेंज नहीं, इधर कोई चेंज नहीं, इधर मल्टीपल किया हूँ ना मैं 4 से, तो यहाँ पे करूँगा, यानी Fe3O4 प्लस 4H2, देखिए 4 का मल्टीपल इसमें साथ। अब देखिए ध्यान से Fe कितना है इधर, आप चेक करिए, इधर Fe कितना है तो इधर 3, देखिए 3Fe। इधर बताइए हाइड्रोजन कितना हो गया 4 टू जा 8, ऑक्सीजन कितना हो गया 4। राइट, इधर देखिए Fe कितना हो गया 3, देखिए 3, हाइड्रोजन कितना हो गया 4 टू जा 8, ऑक्सीजन कितना हो गया 4, और ये आपका हो गया बैलेंस। तो ये आपका हो गया बैलेंस, ऐसे आपको बैलेंस करना होगा ऐसे। राइट, तो प्रैक्टिस इट एंड राइट इट, एंड नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, तो देखिए है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के टाइप है भाई, केमिकल रिएक्शन टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, अब इसमें टाइप में आपका है फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड डीकंपोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड फोर्थ है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सुनिए, टेंशन नहीं लेने का, ये जो रिएक्शन ना मैं बहुत आसानी से बताऊंगा। राइट, इन चारों रिएक्शन को बताने के जस्ट बाद इसमें कुछ अदर रिएक्शंस हैं जो डिफरेंट मतलब उसकी बात करूँ मैं तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जो अदर रिएक्शन है वो जैसे एक जो थर्मिक हो गया, एंडोथर्मिक हो गया,
आपका एक जो हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट लिखा हूँ, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, फिर आपका प्रेसिपिटेट रिएक्शन हो गया, ये सब रिएक्शंस भी हैं, इनको मैं अभी बताऊंगा, जस्ट इसके जस्ट बाद बताऊंगा अदर रिएक्शन। लेकिन इसको मैं आसानी से समझाने के बाद इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इन चारों में से, चारों तो है ही, लेकिन ऑक्सीडेशन रिडक्शन में लड़के फंसते हैं, जैसे इसमें रिडॉक्स रिएक्शन आ जाएगा, वहां फंसेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहाँ पे आता है ना भाई, हर साल एक क्वेश्चन पक्का आता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन से, तो ध्यान से पूरा आप देखिए, पूरा मैं बता दूंगा कहाँ से आता है, कैसे आता है, कौन सा क्वेश्चन आता है, राइट, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आसानी हो जाएगा, ठीक। देखिए सबसे पहला है कॉम्बिनेशन, सेकंड डिकम्पोजिशन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब सुनिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, भाई बहुत आसान है, एक लाइन का है बस, क्या है, अ रिएक्शन इन विच, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस रिएक्शन करते हैं और रिएक्ट करने के बाद सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं भाई, सिंगल, जिसमें सिंगल प्रोडक्ट बनता हो उसे बोलते हैं अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर बोल रहा हूँ, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करने के बाद सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो जब सिंगल प्रोडक्ट बनता है ना, तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। वही तो मैं लिखा हूँ यहाँ पे भाई कि रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल देख लीजिए, ज्यादा समझ में आ जाएगा। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये सॉलिड स्टेट में होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन में वाटर से करा दूं, H2O वाटर मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाल दूं तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, इसे बोलते हैं अपन स्लैग लाइम, और ये जो CO है ना, क्विक लाइम इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्विक लाइम, और ये आपका है सेलेक्ट लाइन। इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार ये भी पूछता है कि क्विक लाइन का फार्मूला क्या है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, कई बार ये भी पूछता है सेलेक्ट लाइन का फार्मूला क्या है, CaO इज ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। तो ये आपका हो गया क्विक लाइन, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये आपका हो गया CO इज ट्वाइस सेलेक्ट लाइन। और ये आपका रहा इसका एग्जांपल्स, देखिए दो सब्सटेंस रिएक्ट किए हैं और सिंगल प्रोडक्ट बना है, तो ये आपका हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल। अब मैं इसकी बात करता हूँ, राइट इट, फिर नेक्स्ट बात करता हूँ, ठीक। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आपका रिएक्शन क्या है, आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखिए मैंने आपको कॉम्बिनेशन पढ़ा दिया, अब मैं बात करता हूँ डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट इज नोन एज द डीकंपोजिशन रिएक्शन। मतलब क्या होता है डीकंपोजिशन मतलब होता ही है टूटना, यानी एक ऐसा रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट टूट करके दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाए भाई, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाता है, उसे बोलते हैं अपन डीकंपोजिशन रिएक्शन। यानी कॉम्बिनेशन में क्या होता था, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट रिएक्ट करता था और सिंगल प्रोडक्ट बनाता था, राइट। अब इसमें उल्टा होता है डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कॉम्बिनेशन का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा। जैसे इसमें क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट होता है और उसको टूट करके दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बना लेता है, उसी को बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल देख लीजिए, तो एग्जांपल अभी दिखाऊंगा बहुत सारे एग्जांपल, लेकिन उसके पहले इसके 3 टाइप होते हैं। डीकंपोजिशन के कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं, और ये बोर्ड में हर साल आया हुआ है कि डीकंपोजिशन होता क्या है, और इनके तीनों एक्सप्लेन करो, इनके तीनों एग्जाम्पल्स। पहले एग्जाम्पल, तीनों एग्जाम्पल इनके तीनों टाइप एक्सप्लेन करो। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकंड इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन, और थर्ड आपका फोटोलिसिस। अब इन तीनों को मैं एक्सप्लेन करके तीनों का एग्जांपल देने जा रहा हूं, और अगर आप ये पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आसानी से क्वेश्चन को मतलब सॉल्व करके आ सकते हैं बोर्ड में, राइट। तो बात करते हैं नेक्स्ट टाइम इन सबके, ओके। चलो माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, मतलब उसी में डीकंपोजिशन में ही उनके जो तीनों टाइप हैं उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा, एक एक टाइप पूरा क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट है आपका थर्मल डीकंपोजिशन। क्या है, थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल मतलब होता है टेम्परेचर, और डीकंपोजिशन टेम्परेचर के द्वारा जो डिकम्पोज मतलब जो टूट जाए। जैसे देखिए लिखा है, दिस रिएक्शन यूज द एनर्जी ऑफ इन द फॉर्म ऑफ हीट। देखिए हीट लिखा है ना, हीट के फॉर्म में एनर्जी मिले फॉर डीकंपोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा उसको हीट दिया जाएगा, हीट देने के बाद रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टूट जाएगा दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में, तो उसी को अपन हम बोलेंगे डीकंपोजिशन। कौन सा, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। और ये कई बार बोर्ड में आ चुका है कि व्हाट इज अ थर्मल डीकंपोजिशन, तो आप ऐसे लिख सकते हैं आसानी से, और लिख के इसका एग्जाम्पल्स में खूब अच्छे से लिखा हूँ। एग्जाम्पल जो मैं लिखा हूँ यही एग्जाम्पल यूज भी कर सकते हैं बोर्ड में, यही यूज करना है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। देखिए एग्जाम्पल क्या है, ये देखिए पूरा एक ही है, रिएक्टेंट एक ही है, एक ही मॉलिक्यूल। देखिए एक मॉलिक्यूल है, दो तो है नहीं,
अब रिएक्टेंट में PbNO3 का ट्वाइस इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? लेड नाइट्रेट। और ये कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस। लेड नाइट्रेट कलरलेस। अब ये इसको मैं हीट दूंगा। क्या दूंगा? हीट। हाँ, आपने सही सुना, हीट दूंगा। हीट दूंगा तो क्या होगा? ये ब्रेक होगा। किसमें? लेड ऑक्साइड ब्रेक होगा। लेड ऑक्साइड येलो कलर का होता है और प्लस NO2 बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये ब्राउन फ्यूम्स होता है एंड O2। ये दोनों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और O2 दोनों क्या होंगे? बाहर निकलेंगे गैस के फॉर्म में और लेड ऑक्साइड आपका लेड ऑक्साइड पूरा बचेगा और लेड ऑक्साइड आपका सॉलिड फॉर्म में होगा और ये येलो कलर का होगा, राइट। तो ये है आपका लेड नाइट्रेट का लेड नाइट्रेट को हीट करने के बाद ये प्रोडक्ट बन रहा है। देखिए 2 से अधिक बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि ये हीट करने से ऐसा हो रहा है, राइट। अब आते हैं इलेक्ट्रोलिसिस पे। किस पे? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है? दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को डिकम्पोज करने के लिए, तोड़ने के लिए लाइट एनर्जी का यूज किया जाए, वहां होता है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस लाइट एनर्जी का यूज किया जाए, राइट। जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर है, लिक्विड स्टेट में है, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी करंट देते हैं तो क्या बनता है? H2 गैस बनता है, O2 गैस बनता है। जैसे आप देखे होंगे ठंडी के मौसम में लोग नहाने के लिए क्या करते हैं कि बाल्टी लेते हैं, उसमें वाटर लेते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं, उसमें एक इंस्ट्रूमेंट आता है हीट, जो हीट पानी में डालने के बाद क्या होता है? पानी को हीट करता है और उसमें से क्या होता है? वाटर वेपर फॉर्म में क्या होता है? निकलने लगता है, गैस बन जाता है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और वाटर जो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है ना, तो उसमें से निकलता क्या है? उसमें से H2 गैस निकलती है भाई, H2 गैस। हाँ, और उसमें से क्या निकलता है आपका? O2 गैस। H2 O2 दोनों निकलते हैं जब अपन इलेक्ट्रिसिटी देते हैं वाटर को। तब जब इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो उसमें से क्या निकलेगा? H2 निकलेगा, O2 निकलेगा, मैं वेपर बोल दिया, सॉरी। H2O में जब हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो H2 निकलेगा और क्या निकलेगा? O2 निकलेगा, राइट। तो ऐसा होता है, ठीक। ठंडी के मौसम में लोग नहाने के लिए यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। करंट से क्या करते हैं? वाटर को हीट करते हैं। वाटर को हीट करने के बाद फिर क्या करते हैं? अपन नहाते हैं, ठीक। अब बात करते हैं फोटोलिसिस। फोटोलिसिस में क्या होता है? तो फोटोलिसिस क्या होता है? तो फोटोलिसिस में हम लाइट मतलब हीट ही देंगे, बट लाइट सन के द्वारा जो एनर्जी आएगी। फोटो मतलब होता है सनलाइट। फोटो मतलब सनलाइट। यानी लिखा है दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ द लाइट एनर्जी फॉर पर्पज ऑफ द डिकम्पोजिशन। जैसे सनलाइट हो गया, ये सनलाइट ज़्यादा अपन यूज करते हैं, इसको Hν बोलते हैं। इसकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? Hν। अब सुनिए, अगर कोई रिएक्टेंट है, उस रिएक्टेंट को मैं तोड़ना चाह रहा हूँ और उसको मैं सनलाइट के द्वारा तोड़ रहा हूँ 2 से अधिक प्रोडक्ट में, तो उस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं फोटोलिसिस, राइट। जैसे AgCl है, सॉलिड व्हाइट कलर का होता है, सिल्वर क्लोराइड है ये। अगर इसको मैं सनलाइट दे दूं, सिल्वर क्लोराइड को मैं सनलाइट दूं तो सिल्वर क्लोराइड टूट जाएगा Ag सिल्वर में और फिर क्लोरीन गैस में, राइट। तो देखिए Ag और प्लस क्लोरीन गैस, तो ये आपका है फोटोलिसिस। ये सब के सब एग्जाम्पल्स है डिकम्पोजिशन के, एग्जाम्पल्स है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के, और ये तीनों के तीनों डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में आते हैं, इसलिए तीनों को एक्सप्लेन किया। प्लीज write it and practice it and remember it and write in your exam, right? Okay. नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन फॉर बोर्ड एग्जाम, ठीक। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, यहाँ देखिए वर्ड आ गया मोर रिएक्टिव एलिमेंट। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते क्या हैं? जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आपका जिंक हो गया, ये सब मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, राइट। तो वही कहा है कि व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब क्या? मतलब ये कि जो ज़्यादा हाई रिएक्टिव एलिमेंट है वो लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं उसके सोल्यूशन से, ठीक। कैसे डिस्प्लेस करते हैं? किसके सोल्यूशन से करते हैं? कौन करते हैं? देखिए एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ। ये देखिए Fe, इसको बोलते हैं फेरस एंड दिस इज आयरन, राइट। ये देखिए कॉपर सल्फेट। आप सुनिए, जो आयरन है ना, ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है ये, राइट। और यहाँ देखिए कॉपर जो देख रहे हैं ना, कॉपर ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, यानी ये चीज समझ में आ गया कि Fe मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, कॉपर लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। अब कॉपर सल्फेट एक सोल्यूशन है, कौन सा सोल्यूशन? साल्ट सोल्यूशन। देखिए एक्वस लिखा हूँ, AQ मतलब होता है एक्वस मतलब जो पानी के अंदर मिला हुआ है उसी को बोलते हैं एक्वस, राइट। अब CuSO4 एक साल्ट सोल्यूशन है, पानी के अंदर सोल्यूशन बनाया गया है, ठीक। अब इसमें अगर मैं आयरन डाल दूं, क्या डाल दूं? आयरन डाल दूं, लोहा डाल दूं, वो क्या करेगा?
कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस करके फेरस सल्फेट बना लेगा। क्या बना लेगा? फेरस सल्फेट बना लेगा और कॉपर सॉलिड अलग हो जाएगा, यानी कॉपर अलग हो जाएगा और फेरस सल्फेट बना लेगा। क्यों फेरस सल्फेट बनाया? क्योंकि Fe इसको डिस्प्लेस कर दिया, इसको हटा दिया और खुद इसके पास चला गया और बना लिया फेरस सल्फेट, राइट। तो इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और बेसिकली अगर मैं देखूं तो केवल FeCu को हटाया है, इसलिए इसको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको बोलते हैं। और ये रहा आपका एग्जांपल, ये रहा डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन, ठीक। अब बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इट। चलिए माय डियर, अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ठीक। ध्यान से देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करूं तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है? अब बोर्ड में जाएंगे तो आप पूछ लेगा व्हाट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कैसे लिखेंगे? तो मैं इजीली पे समझा रहा हूं, आसानी से यही लिख के आइएगा और यही एग्जांपल भी दीजिएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करूं, द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयंस, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या डिफरेंट आयन क्या करते हैं, या आयन का ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम in the reactant molecule are displaced by each other is called the double displacement reaction। यानी एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक एटम का ग्रुप या आयंस एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं रिएक्टेंट के अंदर, ठीक, और तब प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को, ऐसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे असल बात है, ये एग्जांपल समझेंगे, बट एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि लड़के भूल जाते हैं, नहीं लिख क्या पाते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं जी? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्यों प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है? क्योंकि इसमें पीपीटी फॉर्म होता है, पीपीटी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पीपीटी बनता है, इसलिए। एग्जांपल देखिए, Na2SO4 सोडियम सल्फेट बोलते हैं, इसके रिएक्शन BaCl2 बेरियम क्लोराइड से हो जाए, ठीक। तो BaSO4 बनेगा, Ba चला आएगा इसके पास, Na चला जाएगा इसके पास। तो देख रहे हैं ना आप, आयन का ट्रांसफर हो रहा है, आयन का ट्रांसफर, राइट। जब आयन का ट्रांसफर होना रिएक्टेंट के अंदर, तो इस तरह के देख रहे हैं ना, दो जगह ट्रांसफर, इसका आयन इसके पास, इसका आयन इसके पास, तो इसीलिए इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहाँ बना BaSO4 और ये पीपीटी के फॉर्म में नीचे बढ़ जाएगा, नीचे पीपीटी फॉर्म में बेरियम सल्फेट, राइट। इसलिए इसको हम बोल देते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन, नहीं तो इसको प्रेसिपिटेट नहीं बोलते, राइट। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि जब दो या दो से अधिक एटम का ग्रुप, आयंस रिएक्टेंट के अंदर ही ट्रांसफर होते हैं तो इसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये पीपीटी बनाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। और ये एग्जांपल है, ये आपका डेफिनेशन, राइट इट। फिर नेक्स्ट मेडिटेशन। अब बात करते हैं अपन इंपोर्टेंट रिएक्शन में बचा है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। क्या होता है? देखिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी कोई भी रिएक्शन उसमें अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ठीक है, तो उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और अगर ऑक्सीजन उसमें से निकल रहा है, रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, उसे बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। आपके सामने एग्जाम्पल है, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन को जोड़ दो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, राइट। तो ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन। अगर मैं 2HgO, इसको बोलते हैं मरकरी ऑक्साइड, अगर मरकरी ऑक्साइड से अगर रिएक्शन में मरकरी ऑक्साइड को अगर मान लो मैं हीट कर दूं तो क्या बनेगा? Hg मरकरी बन जाएगा और ऑक्सीजन इसमें से निकल जाएगा। मतलब क्या समझ में आया कि इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है और इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो जिसमें जुड़ रहा है वो आपका ऑक्सीडेशन, जिसमें से निकल रहा है वो आपका रिडक्शन। बहुत सिंपल है ना भाई? हाँ, प्लीज प्रैक्टिस एंड ट्राई। इतना आसान नहीं याद कर पाएंगे, लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट, अब मैंने कहा था ना कि अदर रिएक्शंस पे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं। तो आपका है अदर रिएक्शन में रेडॉक्स रिएक्शन। क्या आपने सही सुना? रेडॉक्स रिएक्शन इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इट्स वेरी इजी। क्या होता है रेडॉक्स रिएक्शन? अभी आपको बताया ना मैंने कि एक ऑक्सीडेशन होता है, एक रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ता है, रिडक्शन में ऑक्सीजन रिलीज होता है। इसमें देखिए, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और जिसमें रिडक्शन हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहा हो, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, तो उस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे those reaction in which oxidation and reduction take place simultaneously are called redox reaction। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा हो तो उसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल, भाई एक ही तो लिखना होता है। एग्जांपल, CuO plus H2 gives Cu plus H2O, CuO plus H2 gives Cu plus H2O। यहाँ देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इससे निकल गया इसमें से तो Cu बचा, इसका मतलब यहाँ रिडक्शन हो रहा है। यहाँ देखिए H2 है, ऑक्सीजन है क्या? इसमें नहीं, लेकिन ये ऑक्सीजन लेके देखिए बना लिया, H2O ले लिया ना, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन। यानी यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीडेशन, यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया तो रिडक्शन। कितना आसान है भाई, राइट इट। नेक्स्ट, चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब लास्ट टॉपिक है ये, इस पूरे चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है, ठीक। अब इसको ध्यान से देख लीजिए, फिर आपका पूरा ये चैप्टर कंप्लीट। बस इतना ही तो है यार भाई,
प्लीज़ रिक्वेस्ट टू यू, अगर इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो पूरा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हैं। ठीक, तो देखिए लास्ट टॉपिक क्या है आपका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें से हीट रिलीज होती है। एक्सो मतलब एग्जिस्ट होना, रिलीज होना, जिसमें से रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें से हीट क्या हो, बाहर निकले, रिलीज हो, उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। में क्या लिखा हूँ, रिएक्शन विच आर accompanied बाय द इवोल्यूशन ऑफ हीट। देखिए इवोल्यूशन ऑफ गैस, जिसमें से हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है, निकलती है, रिलीज होती है, एग्जिस्ट होती है, उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल CH4+O2 बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसी को बोलते हैं कंबस्शन रिएक्शन, राइट। तो जब CH4+O2 है ना, ये कंबस्शन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो CH4+O2 अगर इसको मैं रिएक्शन कराता हूँ तो CO2 बनेगा, H2O बनेगा और हीट रिलीज होगी, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब बात करते हैं एंडोथर्मिक। एंडो उल्टा होता है, एक ऐसा रिएक्शन जो हीट लेता है तब रिएक्शन होता है, यानी जब तक हीट नहीं लेगा तब तक रिएक्शन नहीं होगा। तो जो हीट लेकर रिएक्शन बनाता है ना, जो प्रोडक्ट बनाता है ना, उसे बोलते हैं अपन क्या, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो लिखा हो रिएक्शन विच अकर बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट आर कॉल्ड द एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल लेड नाइट्रेट को जब मैं हीट दूंगा तब जाके रिएक्शन बनाएगा लेड ऑक्साइड और NO2 और O2, राइट। तो इसे लिख लीजिए, ये रहा आपका लास्ट टॉपिक क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर का, राइट। अब ये पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट है। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के लिए। आपका ये पूरा 1 शॉर्ट कंप्लीट प्रैक्टिस एंड राइट, and I believe you see my lecture and practice.